हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा के बारे में। चलिए करते हैं स्टार्ट। चट्टानों के विघटन तथा वियोजन यानी कि अपक्षय से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भूमि के पदार्थों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के जीवावशेषों, जल तथा गैस के मिश्रण को मृदा कहा जाता है। चट्टानों के विघटन यानी कि टूटने फूटने, उनके वियोजन यानी कि वेदरिंग से उत्पन्न ढीले तथा असंगठित भू पदार्थों, भूमि के पदार्थों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के अवशेषों, जल तथा गैस के मिश्रण को मृदा कहा जाता है। मृदा के निर्माण में आधारित चट्टान यानी कि बेड रॉक, जलवायु यानी कि क्लाइमेट एवं जैविक पदार्थों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। मिट्टी का रंग, संरचना तथा उसमें उपस्थित खनिज उसके आधारित चट्टान पर निर्भर करते हैं। जो सोयल का कलर, स्ट्रक्चर तथा उसमें उपस्थित मिनरल्स उसके बेड रॉक पर डिपेंड करते हैं। केंचुए मिट्टी के निर्माण एवं उसकी उत्पादकता तथा वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। केंचुए यानी कि अर्थवॉर्म्स मिट्टी के निर्माण तथा उसकी प्रोडक्टिविटी तथा ग्रोथ में विशेष योगदान देते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है। ये मिट्टी में होल्स का निर्माण करते हैं, छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिनसे होकर जल एवं ऑक्सीजन अंदर चली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। केंचुओं का मल मिट्टी की उत्पादकता के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित करके नरम बना देते हैं। ये डीकम्पोजर का कार्य करते हैं, अपघटक का कार्य करते हैं। कौन? केंचुए। मिट्टी में जंतुओं के यूरिया उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, साथ ही जीवों एवं वनस्पतियों की मृत्यु के बाद डीकम्पोजर्स द्वारा इनका अपघटन कर दिया जाता है, डीकम्पोज कर दिया जाता है इनको। इस प्रकार पेड़ पौधे इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। इस तरह नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है तथा मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति होती रहती है। मृदा परिच्छेदिका सोयल प्रोफाइल में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का लंबवत गतियों द्वारा स्थानांतरण होता है। वर्टिकल मूवमेंट के द्वारा स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है चीज़ों का। मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का लंबवत गतियों द्वारा स्थानांतरण होता है। इन गतियों में अपवहन, एलुविएशन, इसे इरोजन या अपक्षालन भी कहा जाता है। इस क्रिया के ऊपरी संस्तर से पदार्थों का नीचे की ओर गमन होता है। अपक्षालन से क्या होता है? पदार्थों का ऊपर की तरफ से, ऊपर की लेयर से नीचे की लेयर्स की तरफ गमन होता है। विनिक्षेपण, एलुविएशन, केशिका क्रिया नंबर 3 पर है। केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन आदि महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन सी गतियां बताई गई हैं? पदार्थों का लंबवत जो गतियां होती हैं उनमें अपवहन, विनिक्षेपण तथा केशिका क्रिया आदि महत्वपूर्ण है। तो केशिका क्रिया के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जिसे आमतौर पर केशिका प्रभाव या गति के रूप में जाना जाता है, यह तब होता है जब तरल गुरुत्वाकर्षण जैसे बाहरी बलों के बिना संकीर्ण स्थानों से बहता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? पदार्थ को नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बल को न मानते हुए जो तरल पदार्थ है वो संकीर्ण स्थानों से बहता है। बल्कि तरल और ठोस सतहों के बीच मौजूद अंतर आणविक बलों द्वारा सहायता मिलती है। तो इसमें जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास कोई पानी का गिलास है, अगर आप उसमें एक स्ट्रॉ डालते हैं तो पानी के गिलास में से पानी उस स्ट्रॉ में जितना पानी का लेवल है उस स्ट्रॉ में उससे ऊपर पानी पहुंच जाता है। तो ये इस प्रकार का जो एक्शन है ये कैपिलरी एक्शन कहलाता है। जैसे अगर पानी फर्श पर गिरा हुआ है, हम उस पर पोंछा डाल देते हैं तो क्या होता है? पानी उसके ऊपर तक आ जाता है। ये एक्शन जो कहलाता है ये कैपिलरी क्रिया या कैपिलरी एक्शन है। और विनिक्षेपण, अपर लेयर सब्सटेंस मूव डाउनवर्ड्स।
अगर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इसे कहा जाता है जलोढ़ीकरण। मिट्टी के क्षितिज के माध्यम से पानी का नीचे की ओर रिसना है, जो मिट्टी की सामग्री को ऊपरी परतों से निचले स्तरों तक ले जाता है और जलोदर इस सामग्री यानी जमीन का निचले स्तरों में जमाव होता है। यह है एलुविएशन। केशिका क्रिया के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे है, जिस मिट्टी का रंध्र जितना छोटा होगा उसमें केशिका क्रिया उतनी ही प्रभावशाली होगी, और जिस मिट्टी का रंध्र जितना बड़ा होगा उसमें केशिका क्रिया उतनी ही कम प्रभावी होगी। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सोयल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। केशिका क्रिया कैपिलरी रिएक्शन चिकनी मिट्टी में, क्ले सोयल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। चार मिट्टियों में केशिका क्रिया की प्रभावशीलता इस प्रकार है। सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी में, उसके बाद दोमट मिट्टी, उसके बाद बलुई मिट्टी, उसके बाद बलुई। चार मिट्टियों में केशिका क्रिया की प्रभावशीलता इस प्रकार है। सबसे पहले चिकनी मिट्टी, फिर दोमट, फिर बलुई दोमट, फिर बलुई। आगे है पोडजोल मिट्टियाँ वनाच्छादित प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टियाँ हैं। पोडजोल मिट्टियाँ वनों से ढके हुए प्रदेशों की हल्के रंग वाली मिट्टियाँ हैं। कैसी हैं पोडजोल? हल्के रंग वाली मिट्टियाँ हैं, वनों से आच्छादित यानी कि ढके हुए प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं। यह मुख्यतः शीत समशीतोष्ण जलवायु में पाई जाती हैं। शीत समशीतोष्ण यानी कि कूल टेम्परेट जो क्लाइमेट है उसमें ये पाई जाती हैं। चरनोजेम मिट्टियाँ वन घास क्षेत्रों एवं अवांतर क्षेत्रों की मिट्टियाँ हैं। चरनोजेम मिट्टियाँ वन घास क्षेत्रों और अवांतर क्षेत्रों की मिट्टियाँ हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, अवांतर क्या होता है? दो क्षेत्रों के बीच का, सब एल्पाइन एरियाज भी इसे कहा जा सकता है। चरनोजम मिट्टियाँ वन घास क्षेत्रों एवं अवांतर क्षेत्रों की मिट्टियाँ हैं। ये मुख्यतः समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु में पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? समशीतोष्ण शीत स्टेपी जलवायु में पाई जाती हैं। टेम्परेट कोल्ड स्टेपी क्लाइमेट में ये पाई जाती हैं। इनका विस्तार आर्द्र घास प्रदेश में भी मिलता है। इनका विस्तार कहाँ पे मिलता है? आर्द्र घास प्रदेश में भी मिलता है, यानी कि जो जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट रहता है, आर्द्र भूमि। इनका विस्तार आर्द्र घास प्रदेश में भी मिलता है। लेटराइट मिट्टियाँ उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में विकसित होती हैं, जहाँ पे गर्मी भी रहती है और नमी भी बनी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टियाँ विकसित होती हैं। इस मिट्टी के ऊपरी भागों में लोहे के ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम लवण पाए जाते हैं। तो लेटराइट मिट्टियाँ उष्ण एवं आर्द्र क्षेत्रों में तो विकसित होती हैं, और इस मिट्टी के ऊपरी भागों में यानी कि ऊपरी जो लेयर्स है उनमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं और एल्यूमिनियम होता है। ये ज़्यादा बारिश वाले रीजन में मिलती है, क्यों? तो ज़्यादा बारिश होने के कारण इसके जो उपजाऊ कण हैं वो पानी के साथ बह के मिट्टी की निचली जो लेयर्स हैं उनमें चले जाते हैं, और ऊपर क्या बच जाता है? लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम लवण बच जाते हैं। चेस्टनट मिट्टी शुष्क भागों में पाई जाती है। चेस्टनट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? शुष्क एरियाज में। ड्राई जो एरियाज रहते हैं, शुष्क एरियाज, उनमें पाई जाती है। यह गहरे भूरे रंग की मिट्टी है। गहरे भूरे रंग की यह मिट्टी है। इसमें ह्यूमस की मात्रा चरनोजेम की अपेक्षा कम रहती है। ह्यूमस की मात्रा इसमें क्या रहती है? चरनोजेम की अपेक्षा कम रहती है। इसके बाद है
सिरोजेम मिट्टी मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली क्षारीय मिट्टी है। सिरोजेम मिट्टी मध्य अक्षांशीय मिड लैटिट्यूड में शुष्क मरुस्थलों में पाई जाने वाली ड्राई जो डेजर्ट हैं उनमें पाई जाने वाली क्षारीय मिट्टी है। टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है। टेरा रोसा कैसी है? एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। टेरा रोसा एक प्रकार की लाल चिकनी मृदा है जिसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है, यानी कि वेदरिंग से। अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का अपनी ही जगह पे टूटना फूटना अपक्षय या वेदरिंग कहलाता है। प्रेरी मिट्टी शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में लंबी घास भूमियों की यह मिट्टी चरनोजेम और धूसर बादामी पोडजोल के मिश्रित गुणों वाली मिट्टी है। प्रेरी मिट्टी शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में लंबी घास भूमियों की यह मिट्टी चरनोजेम और धूसर बादामी पोडजोल के मिश्रित गुणों वाली मृदा है। अमेरिका में कनाडा में पाए जाते हैं प्रेरी घास के मैदान। इसके बाद है मृदा संरक्षण। सोयल कंजर्वेशन का अर्थ केवल मृदा अपरदन को नियंत्रित करना ही नहीं होता है, यानी कि सोयल कंजर्वेशन का मीनिंग केवल इतना ही नहीं है कि मृदा का जो इरोजन हो रहा है उसी को नियंत्रित करना है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना होता है, यानी कि उसकी जो उर्वरता है, उपजाऊपन है, उसको भी बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। मृदा संरक्षण का उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरकता को बनाए रखना होता है। सामान्य अर्थों में भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। अगर सामान्य अर्थों में बात की जाए, भूमि उपयोग में सुधार ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मृदा के उपजाऊ तत्व अपरदित होकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं, यानी कि मृदा अपरदन जो है, सोयल इरोजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो सोयल के उपजाऊ तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो अपरदित होके इरोजन होके उनका अन्य स्थान पर जहाँ पर वो थे वहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि कंटूर बेंडिंग का प्रयोग पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में किया जाता है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि कंटूर बेंडिंग का प्रयोग पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो कंटूर बेंडिंग का प्रयोग पहाड़ी ढलान वाले क्षेत्रों में किया जाता है भूमि के संरक्षण के लिए। वर्षा के दौरान यह पानी के बहाव को धीमा करके अपरदन को रोकता है। तो क्या काम करता है ये? वर्षा जब ज़्यादा हो जाती है या वर्षा के दौरान यह पानी का जो बहाव होता है उसको धीमा करता है, स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है? मृदा अपरदन कम होता है या मृदा अपरदन ना के बराबर होता है या मृदा अपरदन को यह रोकता है। इसके तहत पहाड़ी ढलानों पर मेड़बंदी करके खेती की जाती है। इसके तहत क्या किया जाता है? जो पहाड़ी ढलान है उन पर मेड़ बनाए जाते हैं, मेड़बंदी करके खेती करी जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है। इससे जिससे बारिश का पानी धीरे से नीचे जाता है और मृदा का कटाव क्या होता है? कम होता है। वर्ष भर मूसलाधार वर्षा से विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश मृदा विक्षालन की समस्या से जूझ रही है, यानी कि अगर हैवी रेनफॉल होती है पूरे साल तो विश्व के जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्षेत्र हैं वहाँ पे मृदा का इरोजन ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एरियाज हैं, वन प्रदेश हैं, वहाँ पे क्या होगा? मृदा का इरोजन, सोयल इरोजन ज़्यादा होगा, तो वहाँ के लोग इस समस्या से ज़्यादा जूझेंगे। हेलोफाइट्स क्षारीय लवणीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली वनस्पतियाँ हैं। हेलोफाइट्स एल्कलाइन और सलाइन सोयल्स में अच्छी वृद्धि करने वाली वनस्पतियां हैं, जबकि ठंडे क्षेत्रों की मृदा में उगने वाली वनस्पति को क्रायोफाइट, कठोर चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की मृदा में जेरोफाइट, जलीय क्षेत्रों में हाइड्रोफाइट वनस्पतियां अच्छी वृद्धि करती हैं, जबकि जल प्लावित एवं दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियां
हाइग्रोफाइट कहलाती हैं। ये कई बार पूछा जाता है पेपर में कि कौन सी वनस्पति के का जो टाइप है वो क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हेलोफाइट्स क्षारीय लवणीय मृदा में अच्छी वृद्धि करने वाली वनस्पतियां होती हैं। जैसे अगर मैं आपको इसमें उदाहरण दूं तो जो मैंग्रोव पेड़ होते हैं वो इसका अच्छा उदाहरण है। वो भारत के तटीय इलाकों में देखने को मिलते हैं। जबकि ठंडे क्षेत्रों की मृदा में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? क्रायोफाइट। कठोर संरचना में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में की मृदा में जेरोफाइट। जलीय क्षेत्रों में हाइड्रोफाइट अच्छी वृद्धि करती है। जलीय क्षेत्रों में हाइड्रोफाइट वनस्पतियां अच्छी वृद्धि करती हैं। जबकि जल प्लावित यानी कि फ्लडिड एंड मर्सी जो एरियाज हैं उनकी वनस्पतियां हाइग्रोफाइट कहलाती हैं। फ्लडिड एंड मर्सी एरियाज की वनस्पतियां हाइग्रोफाइट कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मृदा के बारे में छोटी छोटी मगर इम्पोर्टेंट बातें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।